Hello guys, this is Sir Mahad Amir and sirmahadamir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. अच्छा मेरे बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, जो भी ये लेक्चर देख रहा है वो मैं उसको पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि यार भाई बहुत मुबारक हो, तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए हो यार। अगर यहाँ तक जिंदा पहुंच गए तो A2 हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन अच्छा खासा आवाम जो है ना यहाँ तक डिप्रेशन में जा चुकी होती है। अगर तुम 7वां लेक्चर देख रहे हो ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, 7वां 8वां जो भी है ग्रेविटेशन का, तो तुम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, मतलब तुम लोग कर पा रहे हो, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें। वहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कहानी लेते के चले और आज इसके वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए, तो आगे भी जिंदगी आसान हो जाएगी, समझ आती जाएगी। मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त, आपका टीचर सर महद आमिर। तो बात समझते हैं सर कि क्या बात है, क्या इंटरेस्टिंग कहानी है। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जब किया था, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा सर इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। व्हेन वी कम इनसाइड, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है, और जब हम अवे मूव करते हैं तो उतनी एनर्जी चाहिए होती है टू गो बैक टू इन्फिनिटी। अच्छा, ऑन दैट नोट सर, अब हमारे पास हमने जो लास्ट बिल्कुल सवाल किया था वो किया था कि सर हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से छोड़ूं, मीटर को छोड़ा था 220 kg के, बिल्कुल मैं इन्फिनिटी से उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, तो उसने खुद ब खुद यहाँ पे आके सरफेस पे आया, तो जो उसकी लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो गेन हो गई सर काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास 11,200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट किया था। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, दैट मीन्स Gmm/r, लॉस एक नेगेटिव वैल्यू ही होती है। मैं माइनस का साइन नहीं लगा रहा क्योंकि वो लॉस है, वो लॉस को इंडिकेट करता है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सर मास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी मास, ये 220 kg का मास तो है, अगर 5000 kg का मास भी होता तो वो इसी स्पीड से हिट करता, क्योंकि उसमें मास कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है, वो इसी स्पीड से सरफेस को हिट करता। खैर, हमारी बहस ये नहीं है, इस बहस पे मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा पहले समझे कॉन्सेप्ट को, ताकि आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग तौर पे समझ आ जाए आपको, मुझे, हम दोनों को। मुझे तो आता है पर मैं आपको समझा पाऊं ये मैजिक है। इतने लेक्चर्स हैं A2 के यार, समझ नहीं आते ना। कहानी तो यही, मसले की बात यही है कि सिर्फ देखते तो बहुत कुछ है, एक के बाद एक वीडियो लगा रहे हैं, टका समझ किसी की भी नहीं आ रही, सबको इधर घुमा रहा है, कोई एक बात कह रहा है, कोई वो आसान करनी है सर, कंफ्यूज नहीं करना। A लेवल्स मुश्किल नहीं है सर, A लेवल्स समझ नहीं आता है, वो समझ आ जाए तो क्या मुश्किल है। खैर सर, हाउ टू अप्लाई द अबव रिजल्ट्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक मास है 5 kg का, और इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7 मीटर्स, और मैं इसको यहां से मूव करता हूं, लेट्स सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज एट 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7 मीटर्स, अज्यूमिंग दैट कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। स्पीड निकालनी है ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है, अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे रेस्ट पे था, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां से जब यहां मूव करेगा, तो जो भी इसकी लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज गोइंग टू बी द चेंज इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कीपिंग दैट फैक्ट इन माइंड, चेंज इन GPE इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैं -Gmm/r माइनस फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है, इस पॉइंट फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट वो है -Gmm/r is equals to half mv²। सर -6.67 times 10 to the power of -11 divided by mass of the earth is a constant value। इस क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि ताकि मास ऑफ द अर्थ में कोई परेशानी ना रहे। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 times 10 to the power of 24 kg। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ये याद रखिएगा। सवाल में, हर सवाल में गिवन होती है, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट अगेन याद हो तो अच्छी बात है, ठीक है।
तो 6.60 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24, और जो मास है दैट इज ऑफ 5 kg डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो फाइनल है दैट इज 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7 minus again minus g is 6.67 times 10 to the power of negative 11. Mass of the earth is going to be 6 times 10 to the power of 24. This mass of the object is 5 divided by the initial distance that is 7.2 times 10 to the power of 7. Final minus initial is equals to 1 over 2 mv squared. ठीक है, m is 5 kg and v squared. अच्छा सर, इस पहले इक्वेशन में ना मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था वैसे, दैट चेंज इन 5 टाइम्स मास इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ठीक है। मैंने कहा था 5 माइनस इनिशियल 5 टाइम्स द मास इज इक्वल्स टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने पूरी वैल्यू क्यों लिखी है, ताकि यार थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि यार मैं इस तरीके से वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अलबत्ता मैं 5 को इसमें कॉमन ले लूंगा एंड मैं इस पूरी चीज को, जो मैं अभी इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में डाल दूंगा, 5 कॉमन हो जाएगा बाहर, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। मैं दोबारा इसको लिखूंगा ताकि बात समझ आ जाए। -6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7, ठीक है जी। ये पूरी चीज माइनस एंड इसमें से अगेन हमारे पास जो है एक और ब्रैकेट, ठीक है, माइनस द होल टाइम 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 11 multiplied by 6 times 10 to the power of 24 divided by 7.2 times 10 to the power of 7 and the whole thing bracket closed. सर ये हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 5 टाइम्स v स्क्वायर्ड, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। व्हाई नॉट सर, हमारे पास 5 से 5 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। आई वुड पुट अ बिगर ब्रैकेट 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 11 एंड पुटिंग इन अ कैलकुलेटर इज क्वाइट अ चैलेंज, ताकि जो है कोई गलती ना करें इसमें, ठीक है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोलता हूँ कि भाई इसमें गलती नहीं करनी, गलती खुदा का वास्ता वैसे इतनी हो जाएंगी कि इसमें नहीं करना यार, कैलकुलेटर में सही सही डाल देना वैल्यूज, ठीक है जी। माइनस एंड देन get another minus and then 6.67 times 10 to the power of negative 11 times it by 6 times 10 to the power of 24 divided by 7.2 times 10 to the power of 7 and then the whole thing is to be closed. आपके पास सर जो वैल्यू आ रही होगी that would be माइनस माइनस माइनस, आपकी वैल्यू आ रही है सर 694791.7। ये सर हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैंने ये फाइनल माइनस इनिशियल किया, फाइनल हमारे पास ये पॉइंट था, इनिशियल हमारे पास ये पॉइंट था। ये हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू हाफ v स्क्वेयर्ड। इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा एंड देन आई वुड रूट द आंसर, आई वुड गेट द वेलोसिटी v that is equal to 1178 meters per second, which is basically मैं 1200 meters per second लिख सकता हूँ। This is the velocity या speed gained by the object जब वो यहां से यहां मूव करेगा। 1200 meters per second की स्पीड वो ऑब्जेक्ट गेन कर रहा होगा। ये हमारा सर यहां तक का वैल्यू आंसर आती है, ठीक है। अच्छा, ये मैं सिर्फ लास्ट टाइम की कॉन्सेप्ट को चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझाने के लिए सवाल कराया। सवाल अब जो है मैंने पढ़ाना जो आज का है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप वेलोसिटी। क्या है सर कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप वेलोसिटी? कि मैं अगर आपका दोस्त, आपका टीचर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो वो नीचे आता है, और ऊपर फेंकता हूं तो वो और ऊपर जाके नीचे आता है, और ऊपर फेंकता हूं तो वो और ज्यादा ऊपर जाके नीचे आता है। अगर सर मैं एक ऐसी वेलोसिटी पे इसको प्रोजेक्ट करूं, मास m को, कि सर वो अर्थ की सरफेस से बाहर जाए, जाता जाए 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 और इतना चला जाए कि वो इन्फिनिटी रीच कर जाए।
मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से एक ऐसी स्पीड पे प्रोजेक्ट करूं कि वो जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए और इंफिनिटी रीच कर जाए। मतलब कि कोई ऐसी स्पीड होगी जिसमें ऑब्जेक्ट के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि ऑब्जेक्ट की वो काइनेटिक एनर्जी जब पूरी तौर पे के गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो मैं उस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दे पा रहा हूं कि वो यहां से इंफिनिटी तक चला जाए। वो जो हमारी वेलोसिटी है जिसकी मदद से मैं ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ से इंफिनिटी तक पहुंचा पाऊं, that velocity is known as escape velocity, keeping in mind earth is an isolated mass and there is no other mass right now we are considering that is in the universe. What is the minimum velocity required to move an object from the earth's surface to infinity? That velocity is known as the escape velocity of the object. Sir, escape velocity is defined as the minimum speed for an object that is needed to be projected from Earth's surface such that the object reaches infinity or it gets out of the gravitational field of the planet. कहने का मकसद ये है कि सर वो कितनी स्पीड होगी जो मैं दूंगा, जिस स्पीड का मतलब है कितनी काइनेटिक एनर्जी दूंगा जो मुझे इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। देखिए अब हम अगेंस्ट द फील्ड करें तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। मैंने बताया था ना कि भाई इस पॉइंट तक आता है तो इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है, ये वर्क डन एनर्जी लूज होगी। अब वो सेम वर्क डन में कितना दूं कि ऑब्जेक्ट वापसी इंफिनिटी पे चला जाए, यहां से फेंकूं कि इतना एनर्जी कि वो इंफिनिटी रीच कर जाए। दैट स्पीड इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, खुद ड्राइव करता हूं, नोट्स में ड्राइव हुए में, ठीक है। लिखे हुए पे पढ़ाने में क्या मजा सर? मजा तो तभी है ना कि टीचर को भी तो आता हो, टीचर कराए तो मजा तो आए। काइनेटिक एनर्जी सर हमारे पास होती है 1/2 mv²। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन फाई टाइम्स मास। मास से मास कैंसिल, मास तो गया जन्नत में। 1/2 v² इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट, फाइनल सर इंफिनिटी है तो -gm/इंफिनिटी। फाइनल क्या है? इंफिनिटी। सर मैं डिस्टेंस सर मैं जब यहां से कीपिंग इन माइंड कि सर मैं इंफिनिटी रीच कर गया तो ये कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। तो फाइनल पॉइंट पे जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी माइनस initial point पे -gm/r is going to be the radius of the planet, whatever the radius of the planet is. So anything divided by infinity becomes zero. Anything divided by infinity becomes zero. तो सर ये पूरी चीज तो हमारी सर 0 0 0 0 हो जाएगी। ठीक है सर, ये पूरी चीज anything divided by infinity becomes 0. Sir 1/2 v² equals to gm/r radius of the planet. तो सर अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 2 times gm/r का रूट। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी सर एस्केप वेलोसिटी की। दिस इज द इक्वेशन। सो v एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r। मैं इस बात को और ज्यादा इलैबोरेट करूंगा 2 सेकंड बाद। पहले एक बात याद रखिएगा कि रूट ऑफ 2gm/r हमारे पास इस एस्केप वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है सर इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ते थे gm/r को। ठीक है सर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, लेक्चर नंबर 1 2 में पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं यहां पे gm को सब्जेक्ट बना दूं तो g टाइम्स r² विल बी इक्वल टू gm। इसी इक्वेशन में अगर मैं gm की जगह पे ये रख दूं, ये इंटरनेट नहीं पसंद था, मेरे अंदर शरारत आ रही है, तो हमारे पास सर एस्केप वेलोसिटी की
का दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 2 टाइम्स जी आर स्क्वेड ओवर आर, आर से आर कट गया तो escape velocity is going to be root of 2rg, where r is the radius of the planet and g is the gravitational field strength. तो सर ये हमारा जो है दूसरा फॉर्मूला फॉर द escape velocity, the minimum speed required to project an object such that it gains, it moves to the point in infinity. इतना डिस्टेंस मूव करे कि सर कहां पहुंच जाए, इंफिनिटी पे पहुंच जाए. That minimum speed is known as the escape velocity. सर ये दो फॉर्मूलेस मैंने आपके सामने डिराइव भी करे और आपको समझ भी आए. सर इन दोनों से रिजल्ट निकालते हैं. सबसे पहले मैं पहले फॉर्मूले से v की वैल्यू निकालता हूं, रूट ऑफ 2 टाइम्स g 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -11. मास ऑफ द अर्थ अभी मैंने बताया दोबारा 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24, 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24 kg. तो हमारे पास 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू हमारे पास इज 6.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 किलोमीटर्स, 6.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6. तो 6.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये री, तो 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 कर ले, एक ही बात, ठीक है, वो उसके टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, रूट ऑफ ब्रैकेट 2 टाइम्स 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -11 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24 एंड द होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय 6.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6. आपकी वैल्यू आएगी सर 11,200 मीटर्स पर सेकेंड. सर इससे भी निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 टाइम्स 9.81 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट्स 6.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6. सर रूट ऑफ 2 टाइम्स 9.81 टाइम्स 6.38 times 10 to the power of 6, your value is going to be 11,200. ठीक है, when it comes to two significant figure, your value is going to be 11,200. ठीक है जी, 11,200. सर हमारे पास ये जो 11,200 के आसपास वैल्यू आ रही है, इसको जब आप डालेंगे ना कैलकुलेटर में, तो आपकी वैल्यू जो होगी कुछ करीब करीब आ रही होगी, बट ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट अदर पॉइंट पे अर्थ सरफेस की वैल्यू होती है, पर 11,200 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड, इट्स द मैजिकल स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड. अगर मैं दुनिया के किसी भी मास को 11,200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट कर दूंगा, तो वो मास गया कहां, इन्फिनिटी. कीपिंग इन माइंड अर्थ इज एन आइसोलेटेड स्फीयर और कोई बॉडी मौजूद नहीं है. तो 11,200 मीटर पर सेकेंड इज बेसिकली द वेलोसिटी जो इनिशियली मैं एक ऑब्जेक्ट को दे दूं तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. कीपिंग इन माइंड के हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स में निग्लेक्ट करते हैं. कोई और बॉडी नहीं है, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्सेस फिलहाल नहीं है, ठीक है, पूरी की पूरी काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. बाद में आप फ्यूचर में कुछ एटमॉस्फेयर के चकले होते हैं जो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चीजें चलती हैं, बट उनको छोड़ दें. फिलहाल हम सिर्फ ये बात याद रखेंगे कि पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो जाए तो 11,200 वो मिनिमम स्पीड है that is required in order to move an object to infinity. अच्छा, ये प्रिंसिपल उन ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं होता जिनमें इंजन या थ्रस्ट हो. सिर्फ हम ये बिल्कुल एक ऐसी बॉल को मैंने इनिशियली इस स्पीड से फेंका, वो इंफिनिटी पे रीच कर जाएगी. ठीक है जी. अच्छा, आसान लफ्जों में, दिस इज द वेलोसिटी विद विच अ बेसबॉल विल बी लॉन्च प्रोजेक्टेड टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. सर यहां तक का काम क्लियर होता है, आपको मेरी पूरी बात समझ आती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात. अब इस पूरी बात को समझने के बाद हम मूव करेंगे आगे. और आगे कैसे मूव करेंगे सर, अब हम बात करेंगे कंबाइंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल की. सर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होती है, ग्राफ भी पढ़ा.
कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिड्यूस होती, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होती है मैग्नीट्यूड वाइज। हमारे पास एनर्जी लॉस अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम होता है, और जितना जितना मैं सरफेस से दूर जाता जाऊंगा अर्थ के एनर्जी लॉस, जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से अप्रोच कर रहा था तो वो नेगेटिव वाइज कम होता जाएगा, मतलब वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड वाइज कम होती जाएगी। इट्स द सेम थिंग कि सर अगर यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल -100 का मतलब है 100 जूल एनर्जी लॉस हुई है, तो यहाँ पे अभी 100 नहीं लॉस हुई होगी, 20 40 60 इस तरीके से लूज हो रही होगी ना। तो हमने जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो अगर मैं अर्थ की सरफेस को ऐसे बना दूं तो हमारे पास जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है सर, कुछ ऐसा बन जाएगा। इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। ये हमारे पास सिर्फ अर्थ का ग्राफ था, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ अर्थ का ग्राफ था। अभी मैंने इसमें कोई और मून वगैरह ऐड नहीं किया, ये सिर्फ अर्थ का ग्राफ था। सिमिलरली सर अगर मैं मून के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं तो मून का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो ग्राफ है दैट वुड बी समवट लाइक दिस। वो हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है सर। कीपिंग इन माइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होता है, मैं बात को थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, व्हाई नॉट कि सर 2 मिनट लेके इस बात को समझाएं कि क्या बोलना चाह रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट समझ तो आए। ऐसा ना हो कि सर ये बस हवा हवा चल रहा हो। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ पढ़ा था और उसका रिजल्टेंट का ग्राफ भी पढ़ा था और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और वो चीजें अब मैंने इसमें मिटा दी हैं शायद। चलें हमने याद करें तो हम लोगों ने जब हम मून और स्टार दोनों के प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो हमने जो ग्राफ पढ़ा था दैट ग्राफ वाज समवट लाइक दिस। हम लोगों ने मून और अर्थ का ग्राफ पढ़ा तो था यार, ये इसमें नहीं है। हाँ, हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था ग्रेविटेशन में कि सर हमारे पास अर्थ और मून के अंदर हमारी जो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड होती है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, वो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप से रिड्यूस होती है, और मून की भी इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप से रिड्यूस होती है, और बीच में एक नल पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, और उस पॉइंट पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो तो वो रेस्ट पे रहता है। ठीक है, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। एक की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली थी, एक की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली थी, एक की पॉजिटिव ली थी। इट वाज टोटली अप टू यू कि आप कौन सी पॉजिटिव लें कौन सी नेगेटिव लें। तो यार ये ना एक वेक्टर क्वांटिटी थी, whereas ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं और वो क्योंकि इट इज मेजर्ड नेगेटिवली, वो मेजर्ड ही नेगेटिव में होती है, तो हमारे पास अर्थ और मून दोनों का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कर्व बनता है दोनों का बिलो द एक्सिस बनता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं अर्थ के रिस्पेक्ट से, तो अर्थ के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट, ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे वो कम होगी। सर्फेस ऑफ द प्लेनेट पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमारे पास सबसे कम होगी। ठीक है, सर्फेस ऑफ द प्लेनेट पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा सबसे कम होगी, और जो हमारे पास जैसे जैसे मैं सर्फेस ऑफ द अर्थ से दूर जाता जाऊंगा तो इट वुड अप्रोच जीरो अप्रोच करेगी। क्यों अप्रोच जीरो करेगी? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि सर हमारे पास इंफिनिटी पे अगर जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है जीरो हो जाएगी। मून के लिए भी सर, मून की सरफेस से मैं दूर जाता जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है हमारी रिड्यूस होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इट वुड रीच टुवर्ड्स जीरो, और सरफेस ऑफ द मून पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा मिनिमम होगी, नेगेटिव में सबसे हाई वैल्यू होगी उसकी, और मैग्नीट्यूड वाइज जो है डेफिनेटली वर्क डन सबसे एनर्जी लॉस हो चुकी होगी यहाँ पे। तो एज इट अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स जीरो मूव करना शुरू कर देगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ आ जाते हैं। सर ये ग्राफ दोनों नीचे क्यों बने? क्योंकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, दे आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज, इसीलिए, और नेगेटिव में मेजर होती है तो एक्सिस के नीचे बनती हैं।
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट वो पॉइंट है। चलें अब तो मैंने ग्राफ बना दिया। अच्छा एक बात और यहां समझ लीजिएगा कि ये कभी भी टच नहीं करती, बिकॉज हम लोग इन्फिनिटी तक अभी पहुंचे नहीं। इट विल बी वेरी क्लोज टू द एक्सिस, पर अभी जीरो से टच नहीं करेगी। अभी हम इन्फिनिटी तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। बने हुए ग्राफ पे आ जाते हैं वापस। सर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट विच वॉज बेसिकली, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं, दिस वॉज द नल पॉइंट, ठीक है। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो ये हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये हमारे पास नल पॉइंट था, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और फिर हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वापस से रिड्यूस हो रही है। अब हमारे पास अगर मैं इन दोनों ग्राफ का रिजल्टेंट ग्राफ बनाना चाहूं, रिजल्टेंट ग्राफ, तो वो जो रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ द बोथ ग्राफ्स। सर मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे कम थी, बढ़ते 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 नल पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद फिर रिड्यूस होती गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और कन्वर्ट हो। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव करता है और इधर मूव करता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारे पास, हमारी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां से अगर यहां मूव करता है तो दोबारा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिनिमम थी। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है तो इस दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। और सर अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से इधर तक मूव कर रहा है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी। अगर सर इस डायरेक्शन, अगर ये उल्टा काम होता तो फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सरफेस ऑफ द प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इसके दूर जाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है, दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एस्केप वेलोसिटी में। अभी सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली, ये चले लिखे रहने देते हैं। अब बात को समझते हैं। अब सर सवाल ये है कि अगर मैं अर्थ और मून दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूं तो हमारे पास ऐसा क्या किया जाए कि मैं एक ऐसी स्पीड चाहता हूं कि उस स्पीड से मैं अर्थ की सरफेस से निकल जाऊं, और एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए मुझे एक एस्केप वेलोसिटी ऐसे चाहिए, कीपिंग इन माइंड अब मेरे पास दो बॉडीज हैं, अर्थ भी है और मून भी है। मुझे एक ऐसी मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे मैं अर्थ की सरफेस से निकल जाऊं, एस्केप वेलोसिटी। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को बस यहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि यहां के बाद तो मून की ग्रेविटी उसको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को, अर्थ और मून, कीपिंग इन माइंड दो बॉडीज हैं, और मैंने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आजाद कराना है, तो मेरा काम है कि मैं सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचा दूं। इसके बाद का काम हमारे मून भाई का है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो अगर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे सर सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ बनाया, ये मून की सरफेस है, यहां हमारे पास ये अर्थ की सरफेस, और मैंने अलग अलग अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू, मून की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू, नल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। एंड नाउ मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस इंफॉर्मेशन से मैं वो एस्केप वेलोसिटी निकाल सकूं जो मुझे चाहिए
अर्थ की सरफेस से आजाद होने के लिए, तो सर फॉर एन ऑब्जेक्ट टू स्केप द अर्थ इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी जो गुड इनफ हो, एटलीस्ट इतनी हो कि वो नल पॉइंट रीच करता है। बाकी काम तो सर मून का है ना सर। अगर मैं यहां से निकालूं और मैं नल पॉइंट रीच कर जाऊं, तो इन कंबाइंड प्लैनेट्स और कंबाइंड चीजों के केस में मैं नल पॉइंट अगर रीच कर गया, तो वहां से काम दूसरी इंटरस्टेलर बॉडी का वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो सर when projected from Earth's surface we can say based on the law of conservation of energy कि हमारी change in gravitational potential energy will be the gain in kinetic energy। इत्तेफाक करते हैं आप लोग मेरी बात से? सर change final minus initial times mass is equals to 1/2 mv squared। मास से मास कैंसिल। सर मुझे कहां तक लेके आना है? मुझे सर सिर्फ यहां तक लाना है। तो फाइनल ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज -28.2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी है? -28.2 माइनस, अच्छा मैं एंड में लगा दूंगा, ठीक है। इनिशियल है 57.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6, ठीक है सर, इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर्ड। सर अपना जिंदाबाद सर। -28.2 माइनस ब्रैकेट -57.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 हमारी सर वेलोसिटी जो आ रही है रूट मूट करके, वो आ रही है सर 7666668, दो दैट इज गोना बी 7700 राउंड ऑफ करके 7668 मीटर पर सेकेंड। तो सर ये वैल्यू जो है 7700, क्या ये वैल्यू पीछे कैलकुलेट की गई 11200 मीटर पर सेकेंड के आसपास है? उससे बहुत कम है। My value is very less compared to the escape velocity when I needed what I needed to take an object to infinity। अब मैंने क्या करना है सर? सिर्फ और सिर्फ नल पॉइंट तक पहुंचाना है। तो why is this significantly lesser than the previous answer? क्यों सर? क्योंकि 11200 उसको इंफिनिटी पे ले जाने के लिए रिक्वायर्ड थी। अब जो वैल्यू है वो स्मॉलर इस वजह से है क्योंकि अब हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को नल पॉइंट तक लेके जाना है, इन्फिनिटी तक लेके नहीं जाना। अज्यूमिंग दैट इट जस्ट पासेस द नल पॉइंट विद नेग्लिजिबल स्पीड, सजेस्ट क्या होगा अगर सिर्फ वो नल पॉइंट को पास करे, तो वो अभी भी अपना पाथ कंटिन्यू करेगी बिकॉज वो मून की ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी। मून विल अट्रैक्ट इट एंड इट वुड इवेंचुअली हिट द सरफेस ऑफ द मून। अब सर सवाल पूछता हूं मैं कि यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वेलोसिटी नीडेड, वो व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच इट वुड स्ट्राइक द मून्स सरफेस। तो सर अगेन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर मैं कहता हूं वही वाली बात कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर अगेन हमारे पास ये 10 टू द पावर ऑफ 6 में है, ठीक है जी। मून की सरफेस पे -34.4, इनिशियली -28.2, तो सर चेंज इन फाई टाइम्स मास इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर्ड। मास से मास कैंसिल। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सर मून के सरफेस पे -34.4 है, तो फाइनल हमारे पास है -34.4 माइनस इनिशियल हमारे पास है 28.2 सर टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर्ड। 6.2 times 10 to the power of 6 multiplied by 2
रूट ऑफ आंसर, हमारी वेलोसिटी आ रही है, स्पीड आ रही है 3500 मीटर्स पर सेकेंड। ये सर वो स्पीड है 3521 आ रही है। ये सर वो स्पीड है दैट इज नीडेड in order that is the speed with which this mass just passing null point would hit the surface of the moon। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी इससे रिलेटेड दो सवाल देखेंगे बिफोर एंडिंग द लेक्चर। टू क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर मेरे जहन में ना एक सवाल आता है, ठीक है, वो सवाल ये है कि अगर मैं एक स्फेरिकल प्लेनेट पे हूं, कीपिंग इन माइंड के दैट इज अ पॉइंट मास, और मैं नॉर्मल टू द सरफेस मूव कर रहा हूं एट अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस हम लोग mgh से कैलकुलेट करते थे। क्यों? क्यों? देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस मूव, ठीक है, वही वर्क डन का फॉर्मूला। और फोर्स हम लोग mg से लेते हैं और डिस्टेंस मूव्ड हम लोग h से लेते हैं। मैं इसको फिलहाल r ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में अमूमन r ले रहे होते हैं। इस बात को समझिएगा कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज -Gmm/r। अगर मैं आपको यह कह दूं कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है मैं इसी फॉर्मूले से निकालता हूं, तो आप लोग बोलेंगे सर ये बता दें करके, और मैं क्या करवाऊंगा, एग्जामिनर भी करवा देता है कभी कभी, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी दैट वाज Gm/r², ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या थी, Gm/r²। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करवा दूं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Gmm/r² टाइम्स r। और मैं इस चीज को Gm/r² को अगर मैं ले लूं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है mgr दैट इज बेसिकली इक्वल टू mgh। तभी बेटा हमारे पास सिंस G is equal to gravitational field strength, और मैं G की जगह पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को प्लग इन करूंगा, तो अगर मैं इसको उल्टी तरफ से भी डिराइव करूं ना, तो हमारे पास ये सेम ही आंसर आता है। अगर मैं इसको ऑपोजिटली भी डिराइव करूं दैट mgh, m ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ Gm/r² टाइम डिस्टेंस r ले रहा हूं, ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि r डिस्टेंस मूव हुआ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा Gmm/r बनेगा। नेगेटिव क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैंने अब रेफरेंस पॉइंट सरफेस ली हुई है, तो सरफेस पे वैल्यू हमारे पास 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, ठीक है। वो नेगेटिव मैं इन्फिनिटी पे क्यों लेता था, क्योंकि इन्फिनिटी से हमारे पास जो है वर्क डन वहां पे हम 0 अज्यूम करते हैं। अमूमन इस फॉर्मूले में हम लोग वर्क डन सरफेस पे 0 अज्यूम करते हैं, तो वो फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट था। मैंने आपसे वादा किया था हम एक दो सवाल करेंगे, तो लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। 0 since gravity is attractive in nature, या gravitational field strength is attractive in nature, work done, energy is lost in coming from infinity। That's why it is signified with a negative sign। Acha, two stars A and B have different spaces separated by a distance of 1.4 times 10 to the power of 12 meters as illustrated in figure 1.1।
Point P lies on the line joining the centers of the two stars. The distance x of point P from the surface of the star may be varied. The variation with the distance x of the gravitational potential at point P is shown in the figure 1.2. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रिजल्टेंट का ग्राफ बनाया हुआ है हम लोग. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट नाउ. अभी हम लोगों ने रिजल्टेंट के इस ग्राफ को वर्क किया था. A rock of mass 180 kgs move along the line joining the centers of the two stars from star A towards star B. Use data from figure 1.2 to calculate the change in kinetic energy of the rock when it moves from the point where x is equals to 0.1 times 10 to the power of 12 to the point where x is equals to 1.2 times 10 to the power of 12. State whether this change is an increase or a decrease. अच्छा सही है. देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है और सवाल में उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है. तो जितना चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा दैट इज गोइंग टू बी द चेंज इन काइनेटिक. सेम होता है हमारे पास. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सेम होता है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टाइम्स द मास एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी चेंज. और हमने सिर्फ ये निकालना है, कोई स्पीड वगैरह नहीं निकालनी. तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट 0.1 हमारे पास -10 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 है. तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे हमारे पास -14 है. तो -14 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 माइनस 10 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8. ठीक है. चेंज हमारे पास 4 का आ रहा है. ठीक है 4 का चेंज आ रहा है. ठीक है -10 और -14 में चेंज जो है 4 का है. ठीक है नेगेटिव भी लिख सकते हैं बट चेंज जो है सिंस चेंज निकाल रहा हूं मैं इट्स एन attractive nature content. 4 times 10 to the power of 8 times 180 हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज 7.2 times 10 to the power of 10 joules. दैट इज द चेंज इन द एनर्जीज. ठीक है चले ये सवाल तो आसान था. एट अ पॉइंट वेयर x is equals to 0.1 times 10 to the power of 2 the speed of the rock is v. Determine the minimum speed such that the rock reaches the point where x is equals to 1.2 times 10 to the power of 12. सर अब वही बात कि ऐसी मिनिमम कौन सी स्पीड दूं कि ये रॉक इस पॉइंट तक पहुंच जाए, सरफेस ऑफ द सेकंड स्टार पहुंच जाए. तो हमें सिर्फ इतनी स्पीड देनी है कि ये रॉक ये वाला पॉइंट जो नल पॉइंट वाला एरिया है इसको कवर कर जाए. बाकी काम वो दूसरे की सरफेस का है. याद करें अभी पढ़ा जब अर्थ और मून में ये बात कर रहे थे कि दैट जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि वी हैव टू रीच द सेकंड सरफेस, हमने सिर्फ इतनी उसको वेलोसिटी देनी है कि वो नल पॉइंट को क्रॉस कर जाए. आगे का काम दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड खुद ब खुद कर लेगी. तो अगर मैं एक ऐसे पॉइंट को जो नल पॉइंट है उससे इसको क्रॉस करवा दूं तो आगे की पॉइंट आगे का काम स्टार बी की ग्रेविटेशन फोर्स खुद कर लेगी. तो मेरा मकसद जो है माई वर्क इज टू जस्ट ब्रिंग दिस mass to this point. That is basically 5.8 yeah 5.8 6.4 sorry minus 4 minus 8 4 minus 4.4 4.8 5. हाँ minus 4.4 यहाँ तक लाना मेरा काम है from -10. तो आप क्या बोलेंगे दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के चेंज की माइनस जी एम या चेंज इन फाई की वैल्यू निकालते हैं तो -4.4 और -10 और -4.4 चेंज की वैल्यू आ जाएगी 5.6. The rock is again of 180 kg. सेम रॉक की बात हो रही है.
इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। मास ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। 5.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, ठीक है जी। विल टाइम्स इट बाय 2, रूट द वैल्यू, you'll get the speed that would be 33466 या फिर इसको 33000 33,000 मीटर्स पर सेकेंड की जो स्पीड होगी that would be responsible in order to bring this mass from this point just null point क्रॉस करवाने के लिए। क्यों मैंने सिर्फ नल पॉइंट क्रॉस करवाना है? क्योंकि आगे का काम स्टार बी की ग्रेविटेशनल फील्ड खुद ही कर लेगी। Whenever the question of two bodies come, कोई भी मासेस हो सकते हैं, आपने जब बी की सरफेस तक पहुंचाना है, दूसरे मास की सरफेस तक पहुंचाना है, योर वर्क इज टू जस्ट क्रॉस द नल पॉइंट। उसके बाद मिनिमम स्पीड, उसके आगे का काम जो है दूसरी बॉडी का, ठीक है जी। ऑन दैट नोट, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज, सॉरी यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछेगा तो आप बोलेंगे वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, the gravitational potential as distance r is given by gm over r ds minus gm over r, where g is the gravitational constant, explains the significance of the negative sign in this expression। सेम आंसर दोबारा लिखना है। इन्फिनिटी पे जो है वैल्यू 0 होती है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि वर्क डन 0 है, और सिंस ग्रेविटी इज एट्रैक्टिव इन नेचर तो वर्क डन या एनर्जी इज लॉस्ट इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये वही वाली बात है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, लंबी नहीं, ठीक है। A spherical planet may be assumed to be isolated point mass where with its mass concentrated at its center. A small mass m is moving near to the normal of to the surface of the planet. The mass moves away from the planet through a short distance h. Should I explain why the change in gravitational potential energy of the mass is given by this equation? अच्छा वही वाला क्वेश्चन है यार कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस डिस्टेंस इसके बराबर क्यों होती है, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, मैंने बताया था ये सिर्फ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज होने वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला गलत नहीं है, बट ये स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज एक्चुअली इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो है कोई भी एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, एंड हमारे पास जो फोर्स है दैट इज बेसिकली इक्वल टू एम जी, और डिस्टेंस हम लोग फिलहाल आर ले लेते हैं। ठीक है, जो कि एच के बराबर होता है। आर या एच एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं बात करूं आपके पास, तो मैं, ठीक है, जी की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है दैट इज जी एम ओवर आर स्क्वेयर्ड। ठीक हो गया जी, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। बात यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कभी कभी जब ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने अभी इस लेक्चर में इसको डिराइव करवाया था कि ये इसके लिए क्यों अज्यूम करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट में जी इज ए जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली किसके बराबर है, जी आर स्क्वायर किसके बराबर है, जी एम के बराबर है। आप यहाँ पे माइनस साइन को निगलेक्ट कर दें, क्योंकि हम लोग माइनस साइन इसलिए लगाते हैं सिंस वेन एवर वी आर कंसिडरिंग इन्फिनिटी एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये मामले में तो हम लोग जो है ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं। तो हमारे पास जी एम की जगह मैं जी आर स्क्वेयर एम ओवर आर कर लेता हूँ। आर से आर कट जाएगा, एम जी आर, और आर बेसिकली एच के बराबर होता है, तो एम जी एच। ठीक है,
अलाउंग दोस लाइंस आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, ज़्यादा नहीं होती पेपर में, बहुत पुराना पेपर है, 2012 का पेपर है। अब रिसेंट एग्जाम्स में तो नज़र नहीं आती, ठीक है। चले मूविंग ऑन, क्या बोल रहा है? द प्लैनेट इन सी हैज़ मास ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ GM of for the planet is given, ठीक है। A rock initially at rest a long distance from the planet accelerates towards the planet, assuming that the planet has negligible atmosphere. Calculate the speed of the rock as it hits the surface of the planet. तो आप बोलेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू थी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगेन माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास GM की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है, टुवर्ड्स द प्लैनेट, अज्यूमिंग द प्लैनेट, ठीक है, सरफेस ऑफ द प्लैनेट की बात कर रहा है। तो हमारे पास G मास इज GM की वैल्यू उन्होंने टोटल दी हुई है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, GMM ओवर R इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मास से मास कट गया, ठीक है। GM की वैल्यू उन्होंने दी हुई, दैट्स 4.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 13 ओवर रेडियस ऑफ द डायमीटर दिया हुआ है, तो हम रेडियस यूज करेंगे 3.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3। मैं इसको हाफ किया, डिवाइड बाय 2 किया, देन किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो दैट्स वाई 10 की पावर 3 मैंने 2 बार लगाई है, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, ठीक है। I'll plug it in a calculator. I'll multiply the value by 2 and then root the answer. I would get the speed as 5029. I'll just write it as 5000 meters per second. ये वो स्पीड है by which the planet, the rock है क्या है, rock will hit the planet. तो ये बात याद रखिएगा कि along these lines इसको आंसर करना था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। I guess a couple of lectures more and the chapter will be done. So see you guys. बेटा अगर लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।